नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में 89,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सरकार ने बताया कि 88,597 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसमें 60,552.90 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति और 28,044.21 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई है। सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित है। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजटीय प्रावधान और नई योजना का स्वरूप निर्धारित करेगी। बजट जिन बातों पर विशेष जोर दिया गया उसमें सभी जिलों के हवाई संपर्क, असुरक्षित पुलों से छुटकारा, सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि, सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना, जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृत केंद्रों की स्थापना, सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम, प्रदेश के बाहर छात्रों के शैक्षिक भ्रमण से जुड़े खास ऐलान भी किए गए। आप लोग अक्सर एक बात कहते हैं, तो मैं जो ऋण की बात है, अक्सर आप लोगों का जो भाव रहता है वो बहुत, उस पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ हैं वो 2017-18 में थी 7,248 करोड़ 56 लाख रुपया। 18-19 में ये रही 6,208 करोड़। 19-20 में ये रही 7,942 करोड़। 20-21 में ये थी 7,768 करोड़। 21-22 में ये थोड़ा कम हुई 3,273 करोड़। और 22-23 में यानी इससे पहले वर्ष में मैंने पिछली बार भी आपको शायद बताया था कि हमने बहुत कम ये मतलब हमें इसको मैं कहूँगा ये वित्तीय अनुशासन का परिणाम है कि 1,485 करोड़ रुपया मात्र था। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो वित्तीय अनुशासन है, जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम है। तो मैं कुल मिला के ये बजट हमारा बहुत संतुलित भी है। अनेकों स्थिति में मैं इसको एक अच्छा बजट कह सकता हूँ। तो सरकार ने 89,230 करोड़ का बजट जो है इसको पेश किया है सदन के भीतर, और सरकार कह रही है कि बहुत ही सर्वसमावेशी ये बजट है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर 89,230 करोड़ का बजट रखा गया। एक तरफ सत्ता पक्ष इस बजट को ऐतिहासिक बता रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक और आंकड़ों की बाजीगरी बताया है। प्रीतम सिंह ने बजट को लेकर कहा कि इसमें युवाओं के लिए कोई सुनिश्चित कार्य योजना नहीं है, न ही मातृशक्ति के लिए बजट में कोई कार्य योजना है, और न ही बजट में पलायन को लेकर कोई प्रभावी नीति बनाई गई है। विपक्ष की माने तो ये बजट आंकड़ों का खेल है, जिससे जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वहीं विपक्ष के बयान पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के सही कामों पर भी सवाल उठाता रहा है। यही वजह है कि जनता विपक्ष को नकार रही है। कौन आए? इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई बात सरकार ने नहीं कही है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा उस परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी उस पर भी कोई बात जो है इस बजट में होती दिखाई नहीं दे रही है। पलायन कैसे रुकेगा उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पर्यटन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे इस पर भी कोई फोकस जो सरकार का नहीं। तो ये घोर निराशाजनक वाला बजट है, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट ने ठगने का काम किया। इस बजट को अगर आप देखेंगे और बजट को पढ़ेंगे तो पूरी जो है बजट की जो थीम है वो केंद्र प्रेषित योजनाओं पर है और मोदी की स्तुति है और कुछ नहीं। देखिए, दिशाहीन बजट है, निराशाजनक, आंकड़ों की बाजीगरी है। पिछले वर्ष भी सामान्य बजट पेश हुआ था,
बेहतर होता कि अपनी उपलब्धियों का जिक्र होता, एक साल की उपलब्धि बताते। और मेरा मानना है कि जो रोड मैप होता है वो 5 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन उपलब्धियों के नाम पर लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, कार्य प्रगति पे है यह कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब ये झूठे कागजों में, बजट में आंकड़ों की हेरा फेरी है, कारीगरी है और जनता को गुमराह करने वाला बजट है। देखिए, मुझे लगता है 2017 से लेकर अभी तक में यदि आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब बजट प्रस्तुत किया है, विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है। और इस नकारात्मकता के कारण मुझे लगता है कि राज्य की जनता ने भी उनके साथ में नकारात्मक रुख अपनाने का काम किया है। तो मुझे लगता है इसे उन्हें समझने की आवश्यकता है। और रही बात बजट की विशेषता, तो मुझे लगता है बजट की विशेषता इस बात से है कि बजट को बनाने से पहले उत्तराखंड की जनता से इस संदर्भ में राय-मशवरा, उनकी ओपिनियन, वे किस दिशा में बजट को चाहते हैं, वो सबका संकलन करते हुए बजट में व्यवस्था दी गई है। तो ये बजट पूरी तरीके से हर उत्तराखंडी भाई-बहन के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो अब बजट को लेकर जो है आमने सामने है सरकार और विपक्ष। सरकार इसे अतुलनीय और एक अद्भुत बजट बता रही है जिसमें सभी को समाहित किया गया है, वहीं विपक्ष इस बजट को बता रहा है कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, कुछ ऐसा बजट में नहीं है जिसको लेकर सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। तो हर वर्ष, पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष से करीब 15%, 15.27% जो है ये अधिक बजट है, 89,230 करोड़ का। और सरकार ने अलग अलग कैटेगराइज किया है, हर वर्ग को कुछ ना कुछ यहाँ पर देने का प्रयास किया है और हर विभाग में बजट जो है सरकार कह रही है कि हमने अच्छा खासा दिया है। और जो विभाग तो 89,230 करोड़ का ये बजट है। पिछले वर्ष से ये 15.27% ये बजट अधिक है। और मुख्य रूप से इसमें कहा गया है, सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं, महिला हो, युवा हो, गरीब हो और किसान हो, इन्हीं वर्गों को खास केंद्रित कर कर ये बजट तैयार किया गया है। सरकार इसे अतुलनीय अद्भुत बजट बता रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि इस पिटारे में ऐसा कुछ नया नहीं है जिसकी तारीफ जो है सरकार कर रही है और अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं, क्योंकि कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने बजट नहीं खर्च किया था और वित्त मंत्री ने इसके पहले भी साफ संकेत दिए थे कि जो विभाग खर्च करने में बजट को फिसड्डी साबित होंगे उनको उसी के सापेक्ष बजट मिलेगा, यानी कि उनके खर्च करने की क्षमता के हिसाब से। तो आज बजट पे ही चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वर्चुअली माध्यम से। वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत है। और मीनाक्षी घिल्डियाल जी यूकेडी प्रवक्ता है, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी। और सत्यवीर सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास आऊँगा। आशीष सैनी जी, क्या लगता है कि 15.27% अधिक है ये बजट, 89,230 करोड़ का? सरकार कह रही है कि बहुत ही अद्भुत बजट हमने दिया, अतुलनीय है, इसकी कल्पना नहीं कर सकता कोई, हर वर्ग को समाहित किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट अब जारी किया है, और इसकी जारी करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही बजट है। इसमें केवल उद्योगपतियों को बैंक के दरवाजे उनके लिए अधिक से अधिक कैसे खोले जा सके, इसकी तैयारी की गई है। वास्तव में उत्तराखंड के नागरिकों के लिए, जैसे वो पर्यटन के उद्योग को लेकर बढ़ावे की बात थी, जिससे पलायन रोके जाने की बात थी, और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो विशेष बजट आवंटित किया जाना था, उन दोनों सवालों पर इस बजट में कोई भी वक्तव्य या कोई भी लाइन दिखाई नहीं दी। दूसरी बात, बजट का जो आकार है वो बढ़ा है क्योंकि महंगाई बेतहाशा तरीके से बढ़ी है। हर चीज का दाम बढ़ा है, हर काम का दाम बढ़ा है। तो जो बजट का जो साइज है वो बढ़ा है, लेकिन इसमें
जो जीएसटी का जो टैक्सेस हमारे पेंडिंग है केंद्र सरकार की तरफ, और दूसरा जो केंद्र सरकार के दबाव में विज्ञापनों पर जो हजारों करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, केवल उस विभाग का बजट बढ़ाया गया है। उसके अलावा स्वास्थ्य, चिकित्सा और मूलभूत ढांचा यानी जो आधारभूत निर्माण है, उस पर जो निर्माण कार्य के लिए बजट बढ़ाया जा रहा था वो नहीं बढ़ाए गए। तो ये 3-4 काम ही मुख्य रूप से होते हैं जब किसी राज्य के बजट पर केंद्र राज्य के लोगों की नजर होती है। दूसरा, महंगाई से राहत देने के लिए चाहे वो सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी की प्रस्तावना हो, चाहे बिजली की दरों पर दरें कम करने के लिए उसके सब्सिडाइज करने की प्रस्तावना हो, या फिर राज्य के लोगों को छोटे कारोबार करने के लिए लोन पर जो सब्सिडी दी जा सकती है, या फिर जो आवास निर्माण में जो सब्सिडी दी जा सकती है, उसके बारे में ये जो मूल काम थे, जो बेसिक काम थे, जो वास्तव में लोगों की आवश्यकता जिसके लिए लोगों ने सुझाव दिए, उस पर कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि हम उच्च शिक्षा के लिए और विदेश भेजने के लिए छात्रों को विशेष रूप से पैकेज देंगे। उस पैकेज का आज तक ये पता नहीं कि वो कहाँ पर है, और इस बजट में भी वो पैकेज की घोषणा अपने लिए जगह की तलाश में लगातार लगी रही। आज स्थिति ये है कि अभी रेखा आर्य जी ने अपना बजट पढ़ा, बाल कल्याण से जुड़ी हुई और बच्चों के कुपोषण से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग में जितने भी योजनाएं थी सबके बजट समाप्त कर दिए गए, और वो सबकी कटौती करने के बाद आज ये कह रहे हैं कि बजट बहुत लोक लुभावन है। वास्तव में लोक लुभावन नहीं है। यदि बीजेपी के लोग केवल अपने उद्योगपतियों को ही अपना प्रजा मानते हैं, उत्तराखंड की जनता मानते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए लोक लुभावन होगा। लेकिन हमारे लिए उत्तराखंड के 1.25 करोड़ लोग वो सभी के सभी महत्वपूर्ण है, और उनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान मुझे दिखाई नहीं दिया है। और बजट का केवल साइज बढ़ा है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, उसका बजट का प्रावधान नहीं बढ़ाएंगे। चलिए, सत्यवीर सिंह चौहान जी, क्या कुछ कहेंगे? सरकार आपकी है, कांग्रेस नाखुश है, खुश नहीं है कांग्रेस। बड़ा बजट जरूर है लेकिन वो चीज़ें समाहित नहीं की गई जिसकी बातें सरकार ने कही, ऐसा कांग्रेस कह रही है। हाँ रोहित जी, आज का जो बजट है विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की दिशा में बढ़ता हुआ ये महत्वपूर्ण बजट मेरे को लगता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण मुझे ये भी दिखा है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको फोकस करते हुए ये मेन तो हमारी पार्टी का ध्येय है कि इन सबको आगे लेते हुए राज्य के विकास हो चाहे देश का विकास हो, इन सबको महत्वपूर्ण फोकस देते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। और विषय बजट का लेकर और भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर दिया है, क्योंकि उत्तराखंड में जितना अधिक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देंगे, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे आपका रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसमें स्टेट का हो, चाहे स्टेट हाईवेज़ हो, नेशनल हाईवेज़ हो, या ग्रामीण रोड हो, या आपके अर्बन या रूरल जितनी भी रोड हैं, उन पर विशेष तौर से इस बजट में फोकस किया गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो बजट है विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की बढ़ती हुई दिशा में एक कदम है। और ये भी देखा गया कि इसमें जिस प्रकार से अन्य सुविधाओं के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे हॉस्पिटल्स के लिए, चाहे अपने किसानों के लिए, उन सब के लिए ये बजट दिया है। बहुत ही अच्छा बजट है। मैं अगर एक लाइन में इसको कहूँ कि सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, सर्वहितैषी बजट साबित है ये होगा आने वाले समय पे। और मैं ये भी कहना चाहूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, क्योंकि इनकी हमेशा से उत्तराखंड के प्रति जो सोच रही है, चाहे राज्य का निर्माण के प्रति इनकी सोच रही है कि राज्य एक राज्य ना बनने के लिए इनकी नकारात्मकता रही है, वो उत्तराखंड की जनता ने भली भांति 2017 में समझ ली थी। 2022 में भी उसके बेहतर परिणाम इनको उत्तराखंड की जनता ने दिखाए हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उत्तराखंड को सभी दिशा में आगे बढ़ाना, क्योंकि उत्तराखंड की जो अगर संरचना भी देखें, भौगोलिक आधार पर अगर देखें रोहित जी, स्पष्ट रूप से पठार भी है, पहाड़ भी है, दोनों का संतुलन कैसे किया जाए, योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बजट में 15.27 की वृद्धि हुई है इस बजट में। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हमारी नीतियां थी टैक्स कलेक्शन, टैक्स की या अन्य जो नीतियां थी जो हमने बनाई थी, और एक कहा जाता था रोहित जी, आपको ध्यान भी होगा, जब जीएसटी स्टार्ट लगा था, कांग्रेस उसको गब्बर टैक्स कहती थी कि इससे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आज हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। बड़े से बड़े अर्थशास्त्री हो, चाहे बड़ी सी बड़ी संस्थाएं क्यों ना हो, बड़े से बड़े जो आर्थिक समृद्ध जो राष्ट्र है, उन्होंने वो भी ये कहते थे कि भारत इसको झेल नहीं पाएगा, मगर आज की डेट में कहते हैं कि भारत ने जो कदम बढ़ाया, वास्तव में वो विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। जीएसटी कलेक्शन में एक बात और सामने आ रही थी कि जब आर्थिक विशेषज्ञ जब कह रहे थे कि जो छोटे राज्य हैं, ये छोटे राज्य जीएसटी के दायरे में जाएंगे तो इनकी अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स हो जाएगी। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, जब पिछले आप 3 क्वार्टर के वो ले लीजिए, 3 क्वार्टर में हम नेशनल एवरेज से भी आगे निकले हैं।
अगर मैं 3 क्वार्टर की बात करूं तो पहले 18% आया हमारा, फिर 19% वृद्धि हुई, अभी क्या जो हमारा भी आए हैं वो 23% की वृद्धि हुई। लगातार हमने उन नीतियों पर काम किया जिससे उत्तराखंड में टैक्स में लोगों को आसानी मिले। हमने लोगों को जागरूक किया, हमने उसमें पॉलिसीज बनाई, हमने कहा कि भाई बिल लाओ, इनाम पाओ, इस तरह की नीतियां बनाई। आज वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो हम आज बजट में प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी एक झलक आप दिखती है। और उसके लिए हमने जो बजट में आया वो जनता के हित में हम लगा रहे हैं। चाहे मैंने आपको कहा कि चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोडवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका एयर कनेक्टिविटी का हो। अगर मैं एयर कनेक्टिविटी की बात भी करूं, उत्तराखंड में हम चाहते थे कि भाई पिथौरागढ़ में एयर कनेक्टिविटी पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जॉली ग्रांट से भी उसकी हरी झंडी दिलाई, आपके पंतनगर से भी उसके लिए हरी झंडी दिलाई। तो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और नहीं, हम टेक्नोलॉजी का और उपयोग कर रहे हैं उत्तराखंड में। जैसे हम आपको बताना चाहता हूं, ड्रोन के माध्यम से हम पहाड़ों में कैसे वहां से सैंपल कलेक्शन किया जाए। अभी परसों का ये एम्स में देख लीजिए, आपको टिहरी जनपद से वहां से ड्रोन उड़ता है और सीधा आपके एम्स में आता है, वहां पे सैंपल लेके आता है। यही नहीं, जब एम्स की बात आती है तो एम्स में पहला, भारत का उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर हेली सेवा की व्यवस्था की गई कि जो एयर एम्बुलेंस की जो व्यवस्था की गई कि जब कोई जैसी कोई क्रिटिकल कंडीशन में कोई केस आता है वहां जाएगा और वो सीधा एम्स उसको लाएगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, नई नई पॉलिसी हम ला रहे हैं। अटल आयुष्मान तो है ही जो कारागार साबित हो रहा है, कई उसमें 12 अरब से अधिक हमने पैसा खर्च कर दिया। उसके अलावा यह है कि हमने 265 से अधिक पैथोलॉजिक जांचें हमने मुफ्त कराई है। और ये बजट में फिर कहूंगा कांग्रेस को नहीं समझ में आ सकता, जो राज्य के हित में नहीं होते उनको नहीं समझ में आएगा। जब युवाओं के लिए नीतियां बनती है, उसमें नारियों की नीतियां बनती है, उसमें गरीब लोगों के लिए नीतियां बनती है, अन्नदाता के लिए बनती है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बढ़े उनके लिए हमने इस बजट में बड़ा प्रावधान किया है। ठीक चौहान जी, ठीक ठीक। वीरेंद्र शर्मा जी, क्या कुछ आपका रिएक्शन है इस बजट को लेकर? देखिए रोहित जी, हमारे प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि पिछले बजट के मुकाबले इस बार का कलेक्शन 15.27% अधिक पिछले वर्ष के बजट से ये बढ़ के आया है। तो देखिए, ये साल दर साल अगर इस तरीके से हमारे राज्य की बजट का आकार बढ़ रहा है तो ये राज्य हित में भी है और जनहित में भी है। जितना हमारा बजट का आकार बढ़ेगा उतना सरकार को खर्च करने में, कोई व्यय करने में इसमें परेशानियां नहीं आएगी। अलग अलग संस्थाओं को जो सरकार बजट का आवंटन करती है अपने विभागों के माध्यम से, उसका जो अमाउंट साल दर साल बढ़ रहा है, ये एक अच्छा संकेत है हमारे प्रदेश के विकास के लिए। लेकिन बात यहाँ सिर्फ बजट वितरित करने तक नहीं है। देखिए, बजट वितरित कर लिया सरकार ने, आज बजट को पेश कर लिया और विभागों को वितरित कर दिया है कि आपको इतना देंगे हम। जैसे मैं देख रहा था कि 1010 स्वास्थ्य विभाग को गया है करोड़, इतना करोड़ इनको दिया गया। ग्राम विकास में 1499 करोड़ का बजट ग्राम विकास योजनाओं के लिए दिया गया है। 10 करोड़ शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए दिया गया है और इसी तरीके से 5678 करोड़ गरीब कल्याण विकास के लिए दिया गया है। तो जिस तरीके से बजट का जो आवंटन किया गया है, परंतु इसमें सिर्फ बजट को बांट देना भर सरकार का काम नहीं है। देखिए, सरकार को उस विभाग को जिसको जितना पैसा दिया है वो किन योजनाओं में एक एक रुपया कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा, पूरे साल भर की जो उनका जो लेखा जोखा है उसकी चार्टशीट पे बिल्कुल नजर होनी चाहिए। वो चार्टशीट पे नजर ही तो नहीं है। नहीं है। आजकल की सरकारों की यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए देखिए, जनता जो है कहती है कि हमें नहीं पता चल रहा कि कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से पैसा आया, कब गया, किसको क्या पता। और शर्मा जी, सरकारी विभागों में जो बंदरबाट होता है वो नहीं होना चाहिए। सरकारों का काम ये भी होता है कि वो उस बजट के एक एक रुपए का पूरे साल हिसाब किताब रखे कि किस विभाग को जो इतना पैसा दिया था उसने कहाँ खर्च किया या नहीं किया, किसी गलत हाथों में तो नहीं चला गया वो। तो ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है और सरकार को इनको लेके आयाम बनाने चाहिए और इसको लेके सरकार को निश्चित रूप से सीरियस होना चाहिए। बजट का वितरण करना, देखिए आज बीजेपी की सरकार है, अगले साल फिर बीजेपी एक और बजट लाएगी,
हो सके वो 1 लाख करोड़ का हो। उम्मीद करते हैं हम कि 1 लाख करोड़ का बजट उत्तराखंड का होगा अगले वर्ष। फिर उसके नेक्स्ट ईयर आप बोलेंगे कि ये 27 में जब तक बीजेपी मान लो कोई दूसरी सरकार आती है 2-3 साल बाद, तो फिर वो सरकार अपना बजट पेश करेगी। ये तो चलता रहेगा, ये तो देखिए हर साल होगा ये काम, और बजट बढ़ के ही आएगा। किसी सरकार का मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी राज्य में किसी सरकार का बजट पिछले साल के मुकाबले कम आया है। लेकिन उस पैसे को आप जब आवंटित करते हैं किसी पर्टिकुलर विभाग को, क्या वो उसकी आपने चार्ट शीट पे नजर रखी? कोई निगरानी कमेटी बनी कि नहीं बनी? निगरानी, यही तो प्रॉब्लम है रोहित जी। चलिए, मीनाक्षी गिल्डियाल जी, क्या कुछ आपका रिएक्शन है बजट को लेकर? आपकी क्या कुछ राय है? कैसा लगता है आपको ये बजट? देखिए, बजट क्योंकि राज्य सरकार है, बजट हर साल आता है। एक अपना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद बजट लाया जाता है। लेकिन हम पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बजट को लाया जाता है ब्रीफकेस में भर के, वो ऐसा लगता है कि ब्रीफकेस में पैसा भर के लाया जा रहा है और जनता को वो पैसा बांटा जाएगा। बेसिकली बजट है क्या? बजट एक सरकार की जो जितनी भी आय आने वाले समय में अनुमानित होगी और जितना खर्चा उसका अनुमानित होगा, वो बेसिकली बजट है। और बजट बनाते वक्त राज्य सरकार को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहले तो ये होता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है। और आप देखेंगे कि राज्य की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर 85,000 करोड़ का कर्जा है। और अगर हम कर्जे की बात करें तो जिस भी एक कर्जा जो है वो अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ होता है बेसिकली, और क्योंकि इससे हमारी वित्तीय स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट होता है कि जो राज्यवासी हैं, राज्य में रहने वाले लोग हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको लेके बजट बनाया जाता है। तो अगर हम आज राज्य के अंदर देखें तो राज्य के लोगों की आवश्यकता है कि उन्हें एक बेहतर हॉस्पिटल्स दिए जाएं, उन्हें बेहतर शिक्षा दी जाए, बेहतर उनको जो महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी की जाए। लेकिन मीनाक्षी, सरकार कह रही है, जनता का फीडबैक लिया है, बहुत कन्वर्सेशन हुए हैं वर्चुअल माध्यम से भी, तब ये बजट तैयार हुआ है। वो तो हमेशा से ही सरकार, देखिए, कमेटी, जनता का फीडबैक, ये सब बातें तो सरकारें हमेशा करती ही रहती हैं। लेकिन हम लोग अगर धरातल पर देखें तो कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें हो नहीं पाती हैं। मैं 8 जो हमारे पहाड़ी जिले हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये सिर्फ आंखों देखी बात है कि वहाँ पे क्या स्थिति है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ पे क्या स्थिति है। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है बजट बनाते वक्त, वो ये होती है कि राज्य सरकार की क्या प्राथमिकताएं। तो अगर आप इस बार का बजट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि राज्य सरकार ने जनता की जो ज़रूरतें हैं उन पे ध्यान देने की बजाय अपनी प्राथमिकताओं पे ज़्यादा ध्यान दिया है। आप बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम पैसा लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। अगर हम देखें किसी भी सरकार की जो उसका जो कार्यकाल होता है, वो इस बात से पता लगाया जाता है कि उसने जो हमारे अवेलेबल जो संसाधन थे उनका किस प्रकार से इस्तेमाल किया है। और हम ये देखते हैं कि बजट के मुकाबले हमारी जो इनकम है वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो अगर हम पिछले साल का बजट देखें तो आप बोरोइंग्स और लायबिलिटीज को बढ़ा के आप अपनी इनकम को बढ़ा दीजिए। अभी पिछले साल के बजट में आप देखेंगे कि ये बात आई थी कि हमारा जो इनकम थी वो कम थी बजटेड, और जो एक्सपेंडिचर था बजटेड वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से 10,000 करोड़ का लोन लेने की भी बात हुई थी लास्ट बजट में। तो अगर आप इस तरह से बोरोइंग्स को बढ़ाएंगे, लायबिलिटीज को बढ़ाएंगे, तो किस प्रकार से राज्य का विकास कर पाएंगे। और एक चीज और, जो महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि महिलाओं के लिए ये बजट है, महिलाओं के लिए राज्य जो है बहुत सोच रहा है, महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए आप देखेंगे कि एक सेपरेट उसमें वुमेन वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो पहाड़ की महिलाएं हैं वो काफी उपेक्षित रहती हैं अगर हम बात करें तो, लेकिन उनके लिए एक अलग से बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है मीनाक्षी जी। तो जहां पर सत्ता पक्ष इस बजट को ऐतिहासिक बता रहा है, वहीं अलग अलग विपक्षी दलों के राजनीतिक विश्लेषकों के अपने अपने राय हैं। फिलहाल क्वेश्चन आवर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो चर्चा बदस्तूर जारी रहेगी। ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में स्वागत है। और सरकार ने 89,230 करोड़ का ये बजट पेश किया है। सरकार बजट को ऐतिहासिक बता रही है, खासतौर पर विकसित भारत के संकल्प को, और जो संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें युवा, गरीब, किसान और महिला को केंद्रित करके ही
राज्य सरकार ने ये बजट सदन में पेश किया है। सरकार ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन विपक्ष नाखुश है। विपक्ष ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, न महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए, न किसान के लिए, न गरीब के लिए, सिर्फ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष सैनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें सरकार ने जो बजट अपना भेजा है, लिखत में भी भेजा है, उसमें बताया गया कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में 12% वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 रुपये रही। किस रूप में देखेंगे आप? प्रति व्यक्ति आय तो सही है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय का जो गणना करने का जो तरीका है वह वही तरीका है जो देश में किया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय में पेंशन भी जोड़ी गई है, प्रति व्यक्ति आय में कृषि आय भी जोड़ी गई है, और सब जोड़ा गया है। क्योंकि महंगाई की दर बढ़ी है और आय का भी जो साइज है, बजट का साइज केवल महंगाई की वजह से बढ़ा है। मैं इन सब चीजों से अलग मैं 3 बिंदुओं पर आपकी ध्यान ले जाना चाहता हूँ। नंबर 1 कि उत्तराखंड राज्य में जब खंडूरी जी की सरकार थी 2007-12 की, 4 जिलों की घोषणा की गई थी बेहतरीन प्रशासन के लिए। वर्तमान में पिछली सरकारों द्वारा 9 जिलों की घोषणा की गई है। उन जिलों के गठन के लिए 1 रुपए का बजट का प्रावधान इसमें नहीं है। नंबर 1, पलायन को रोकने के लिए, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसमें कोई बजट का प्रावधान ऐसा नहीं किया गया है कि वो सब्सिडी के रूप में होगा, अनुदान के रूप में होगा या कर्ज के रूप में होगा। दो सी चीज। दूसरा, आधारभूत निर्माण की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो रोड बनाई जा रही है, हाईवे के, और जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके अलावा राज्य सरकार का कोई बजट निवेश, कोई बड़े पुल का निर्माण या कोई काम नहीं हो रहा है। यानी राज्य सरकार ने केवल एक झूठ का धोखा रखा है। और क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अनेक सोर्स से पहले से ही बढ़ी है, उसमें राज्य सरकार की उपलब्धि नहीं है। उत्तराखंड हमेशा प्रति व्यक्ति आय के मामले में टॉप 5 राज्यों में रहा है, टॉप 10 राज्यों में रहा है। तो उत्तराखंड के लिए ये कोई नई बात नहीं है। चलिए सनी जी, एक चीज लेकिन और है कि सरकार ने क्या नीति बजट आयोग द्वारा में जो किया? जारी की गए जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, उसके अनुसार 9,17,299 लोग नहीं, गरीबी रेखा से बाहर भी आए हैं प्रदेश में। मैं कह रहा हूँ ना कि गरीबी सूचकांक तो केवल गरीबों के साथ मजाक है। आज मध्यम वर्ग के लोग भी अपने आप को गरीबों की रेखा में ही मान रहे हैं, क्योंकि घर चलाना और अपने काम चलाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। महंगाई की दर जिस तेजी से बढ़ी है, राज्य के विकास की दर उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। इसी कारण से जो भले ही हमारी आय में एक साइज में वृद्धि दिखाई देती हो, लेकिन घर चलाने के अंदर और राज्य चलाने में कठिनाई महसूस हो रही। दूसरा कि आपने राज्य के अंदर 2 चीजें लानी शुरू करी है। आप लेके आए कानून यूसीसी का, जिसे आपने जो मैरिज एक्ट है, जिसे यूसीसी का नाम दिया, लेकिन आपने एमएसपी का कानून लाने में देर कर दी। पहाड़ों में हजारों फसलें ऐसी हैं जो शायद एमएसपी की 22 फसलों के दायरे में नहीं आती होंगी, जिसमें वहां की दालें हैं, वहां के मसाले हैं, वहां के अदरक से लेकर अन्य उपज है। उनका प्रिजर्वेशन प्लांट कोई नया लगाओ, उसके लिए बजट आवंटित किया गया हो, नहीं मिलेगा। राज्य के लोग अपनी फसलों के माध्यम से और अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो करते हैं, उसके माध्यम से कुछ काम कर सकते हैं, तो उस काम के लिए कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा 50 से 70% सब्सिडी दी जा रही है इसमें हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के अंदर, लेकिन हॉर्टिकल्चर प्लांट का काम भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार की जो लाल फीताशाही है उस पर कब्जा करके बैठी है। देखिए, बजट का मतलब है कि आने वाले साल में हम इन चीजों पर नया खर्च करेंगे। वो लाइनें यहाँ से गायब है। केवल ये एक आध ड्रोन भेज देंगे दवाई लेने के लिए, एक आध सामान इधर दिखा देंगे, एक आध एम्बुलेंस खरीद लेंगे, 100 बसें इन्होंने रोडवेज की खरीदने का दावा किया है। वो तो रोड परिवहन निगम ने खरीदी है। राज्य की सरकार ने किस पब्लिक वेलफेयर काम में बजट बढ़ाया है, उसकी वृद्धि की गई है, नए प्रावधान किए हैं, उसका अभाव है। वास्तव में ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जो हमारे नेताओं ने, यशपाल आर्य जी ने और प्रीतम सिंह जी ने बात रखी है कि इस बजट में कुछ है ही नहीं जिसकी आलोचना की जाए। राज्य के हित में इसमें कोई बजट नहीं है, केवल साइज बढ़ाकर अपनी पीठ थपथपाने के अलावा कोई काम नहीं है। दूसरी बात, जीरो टॉलरेंस की जो बात मुख्यमंत्री करते हैं, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए और शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए उन पर कोई काम नहीं हो रहा। केवल बजट कैसे लूटा जाए और कैसे बैंकों के रास्ते उद्योगपतियों के लिए खोले जाए। आज जैसे उत्तराखंड की सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है, वास्तव में उत्तराखंड में चाहे प्राकृतिक संसाधनों के अनुचित दोहन का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार या एक तरह से कब्जा करने की जो रणनीति बनी है, उसमें सरकार की जो कमजोरी है, उससे ये चीजें साफ दिखाई दे रही है।
सरकार की मंशा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े अस्पताल खोलें और उसमें वो उनको भेजें, लेकिन राज्य सरकार के जो अपने अस्पताल है, निःशुल्क चिकित्सा है, और साथ ही उच्च, एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा, उच्च शिक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। होर्डिंग पर और बैनर पर जिस तरह से उच्च शिक्षा में और विदेशों में पढ़ाई के लिए विशेष सब्सिडी देने की बात करते हैं, विशेष अनुदान की बात करते हैं, वो अनुदान धरातल से गायब है। सरकार साफ साफ प्रावधान करे कि हम ये देने जा रहे हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई नए बजट का प्रावधान नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि बजट बनाया किस लिए और किसने बनाया। चलिए, सतवीर सिंह चौहान जी, सरकार आपकी है, ये तमाम प्रश्न उठाए हैं, साइज बड़ा कर दिया गया लेकिन बजट में कुछ खास नहीं है। जो सपने ही हवाई सपने देखते हो उनके लिए इस बजट में दिख ही नहीं सकता है। मैं आपको बताऊं भी, जो शिक्षा का और महिलाओं के लिए जो इस बजट में प्रावधान भी किया गया, 15,376 करोड़ का इसमें केवल शिक्षा और महिलाओं के हित में रखा गया है। और उसमें भी स्वास्थ्य मिशन में 1010 करोड़ तो केवल स्वास्थ्य मिशन के लिए ही रखा गया है। और एक मैं आपको विषय, उत्तराखंड में किसी ने भी यहाँ पर इस डिबेट में टच नहीं किया है कि उत्तराखंड में एक बहुत, मैं राजनीतिक पार्टी से हूँ और सत्तारूढ़ पार्टी से हूँ, तो और मुझे तो ये विषय उठाना भी नहीं चाहिए, मगर उत्तराखंड का नागरिक को तो बात करनी चाहिए इस पर कि भाई एक पलायन का यहाँ पर बड़ा ये रहता है कि भाई पलायन पे हमारी सरकार क्या कर रही है। मुझे आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भाई केंद्र सरकार ने भी इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, हमने भी इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। अभी केंद्र सरकार ने पिछले बजट में वाइब्रेंट विलेज करके योजना बनाई थी कि जितने भी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हमारे गांव है या बॉर्डर एरियाज़ पे जो गांव है, उनमें क्या क्या अभी तक जो सुविधाएं हैं पहुंच चुकी है। जैसे उदाहरण के तौर पर रोहित जी, आपकी संचार की व्यवस्था हो सकती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सकती है, परिवहन की व्यवस्था हो नहीं, इस सकती पे है। ठोस बातें कीजिए ना, ठोस बात क्या अरे, हुई है? ये तो आप भाषण के अंश सुनाने लगे हैं। भाई साहब, भाषण आपके बहुत आप सुन लिए ठोस रूप हमने। से बताइए कि आपने अरे ये महाराज बजट जी, का आपके प्रावधान भाषण, इस काम की समस्या के समाधान के लिए आपके किया। भाषण हम जब पहला आपने इलेक्शन भारत के अंदर हुआ जितने था सवाल और आपके 2014 तक सवाल आपके उठाए भाषण ही हैं, सुने उसमें जनता जवाब ने, दीजिए उसके ना। भाषणों के क्या अलावा कुछ नहीं 9 मिला जिलों आपको। के निर्माण के काम के थोड़ा लिए सा शांत आपने हो जाइए, 1 रुपए का सुन बजट लीजिए, जारी जैसे किया मैंने सुना है आपको, ताकि ऐसे राज्य सुन की लीजिए आप भी। प्रशासनिक व्यवस्था सुन लीजिए को सनी जी, संभाला जा सके। सनी जी सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। सा सब्र बरतो। सर, अभी तो सर, ये ना, अभी तो सर, 2 ये टर्म भाषण हुए देने हैं, लगते हैं, अभी तो ये 2 टर्म जवाब ही पूरे नहीं देते हुए। सैनी जी, अभी 2 टर्म पूरे भी नहीं हुए हमारे। अभी तो लंबा उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दे रखा है और अभी बहुत लंबा आशीर्वाद और देने वाली है। आपकी इसलिए जनता थोड़ा ने सा शांति से आपको बैठ जाओ। झूठ और वैसे ही जुमले पर कुनबे बिखरते जा रहे हैं। चुनाव आज जिताया है, ताजा आपके कामों रिजल्ट पर भी आए नहीं हैं, जिताया है। बगल के राज्य ये से लगते हुए बार-बार रिजल्ट आए हैं चुनाव परिणाम का आज। ढोंग सैनी मत जी, पीटिए। थोड़ा शांति, आप सनी जी, सनी जी, सनी जी शांत इनका होकर सुन लीजिए। ऑडियो ऑडियो चेक सनी कराइए जी, जरा, मुझे लगता है इनका ऑडियो नहीं जा रहा है। सनी इनका जी ऑडियो सुन चेक कराइए लीजिए, जरा। सनी जी सुन सर, लीजिए। सर मेरा ये कहना है कि इस बजट के जवाब में ये भाषण न दे। जो सवाल मैंने 9 जिलों को लेकर और पलायन के रोहित जी, जो मैं बोल सकता रोजगार हूँ? हाँ के चलिए विषय पर चलिए, पूछे, सनी जी बोल उस पर जवाब रहे हैं। अगर इन्होंने गलत टॉपिक को रोहित जी छेड़ दिया कि भाषण तो हमने इनके चुनाव जब कांग्रेस पहली बार आई थी उसके बाद से लगातार दिखे है। और आप गरीबी की फिर भाषण देने लगे। उस विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता था। इन्होंने गरीबों की बात करी है। एक समय होता था जब इंदिरा गांधी के समय लगाते थे कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा गांधी को जिताएंगे और गरीबी हटाओ का नारा देते थे। और आपने तो देश के 95% लोगों को अमीर घोषित कर दिया है। सैनी जी, आप सनी क्या सुन बात लीजिए, करेंगे? सुन लीजिए। ये ऐसा है सैनी जी, टॉपिक वही छेड़ा करिए जो जिसमें आपने कभी कुछ किया हो। अदरवाइज उन टॉपिकों को मत छेड़ा करें जिसमें आपने केवल जुमले देने का काम किया हो और नारेबाजी देने का काम किया हो। केवल अपनी सत्तासीन होने के लिए आपने वो काम किए हो। चलिए। वो सब में नहीं, देखा है। आपने तो हाँ, अब गरीब आता हूँ, का नाम आज के बदलकर विषय अमीर में आ जाता किया हूँ। है। बोलिए। रोहित जी, इनको दिक्कत होगी जैसे ही मैं थोड़ी चीजें बताऊंगा। अगर इन्होंने गरीबी की आपकी बात भी कहते हैं, एक समय हुआ करता था, मैं आपको बात बताना चाहता हूं। गरीबों के लिए एक सोसाइटी बना दी गई थी कि ये पहुंच केवल उन तक ही होगी। मैं आपको केवल थोड़ी सी बात बताता हूं। एक उदाहरण के लिए मैं जनधन खाते की बात करता हूं। जब स्टार्टिंग किया था, जनधन खाते को शुरू किया था, तब उससे पहले की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी और निर्देशित होती थी, सोनिया गांधी के थ्रू होती थी वो। जब ये बात हमारे विपक्ष में रहते हुए कहेगी कि आम नागरिकों को भी बैंकिंग सेक्टर से जोड़ो, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो हमारी गांव से आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत का मूल जो है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। जब तक वो नहीं जुड़ेगी बैंकिंग सेक्टर से तो भारत कैसे आर्थिक रूप से विकसित हो पाएगा? तब उस समय का दिया हुआ ऐतिहासिक बयान है मनमोहन सिंह जी का। सुन लीजिए महाराज जी, अरे सुन लीजिए सैनी जी, सुनने का थोड़ा, मैंने आपका बहुत देर तक बहुत धैर्य से सुना। जितने धैर्य से
मैंने तरीका सुना बना दिया। उतना सुन लीजिए, आज बीच में बैंक गपरोल 1 मत रुपए का करिए। मैसेज ये भेजता गपरोल है। करने की आदत पहले मुझे फ्री में पता है मैसेज कांग्रेस भेजता के था। सभी लोगों आज की है, मैसेज भेजने और के इस 1 रुपए गपरोल में खाते से लगातार काटे फंसते जाते जा हैं। रहे हैं कांग्रेस के अरे जितने भी आप लोग तो हैं। बैंकों के इसलिए माध्यम अपना से ये गरीब को गपरोल थोड़ा लूट रहे शांत हो। कर लीजिए। जनधन के नाम ये- पर पैसे डलवाकर उससे एसएमएस भेजने के भी पैसे वसूल रहे हो ऐसा आप। है रोहित जी, इनको चेक वन से टू सैनी जी वन 5 करवा बोल, वसूल लीजिए। रहे सैनी हो। जी, वन टू फोटो इनको आप बोलने का बैंक बहुत शौक स्टेटमेंट है, निकालने के भी इसलिए पैसे सैनी जी वसूल का रहे वन हो। टू वन करवा लीजिए आप रोहित सैनी जी। पासबुक सैनी जी जानने बोलने के दीजिए, लिए पैसे वसूल सैनी रहे जी हो। चौहान जी को बोलने दीजिए, अरे फिर आप बाकी क्या बात मेहमानों कर के रहे पास हो भी आप? जाए। सैनी जी बात सुनिए, हवा में बात मत करो, बजट पे बात करो, अगर करने की चलिए हिम्मत है बजट तो। पे बात करिए, बोलने दीजिए, बोले। जब चौहान जी जब एक नहीं मिनट, नहीं एक जब मिनट है आपके पास, प्लीज। हाँ, इन्होंने मैं गरीबी की बात बता रहा हूँ, मैं उससे बाहर नहीं जा रहा हूँ। इन्होंने गरीबी का टॉपिक को छेड़ा आपने तो 95% अमीर छेड़े। घोषित कर दिए सैनी जी हिंदुस्तान में। कहां से घोषित कर दिए? मैं बोल लूं अब से आप बोलिए, बोलिए, रोहित बोलिए। जी, तो मैं बताना चाहता हूं उस समय उन्होंने ये सदन की कार्रवाई है, आप उठा के दे सकते हो, अभी भी है वो उसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भाई हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना हमारे पास इतने एम्प्लॉय है, ना हमारे पास ये बजटीय व्यवस्था है। मगर आज की डेट में मैं कहते हुए प्रसन्नता होती है कि उस जनधन खाते में भी 60% से अधिक महिलाएं उसमें भागीदारी है। वह आप सोचिए कि उन तक पहुंची, हमारे बैंक पहुंचे, उसके बाद हमारी सारी स्कीमें पहुंची। और यही नहीं, इन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते, वैसे तो प्रधानमंत्री जो नहीं है तो बैंक क्यों बेचने लगे आप? एक संस्था होती है, बैंक तो एक सारे संस्था बैंक होती है। खोखले कर दिए आपने। पता नहीं क्या बीमारी है, बीच आपने में बोल नहीं लेते नहीं, हैं। आप क्या देखिए, बाबा सीध हो गई क्या आपके बजट मुंह को में जो डिस्प्ले बीच में मत बोल देते कीजिए। एकदम से? बात हैं? बजट पर हुई है, सैनी जी कोई आप कुछ जनधन ऐसा खाते कुछ पर खा पहुंच लिया क्या गए। आज को बीच में बोलना जनधन है क्या? खाते पर चर्चा बार बार कर बीच लीजिए में फिर। बोलना है। चौहान जी थोड़ा जनधन limit खाते से के बोलिए। खाते खोलकर आपने ये बैंक बेच बोलेंगे यार दिए। तो रोहित जी बीच में बोले जा रहे सर हैं। मैं देखिए रोहित जी एक बात सुन ये लीजिए कपिल मेरी शर्मा बात। का शो तोड़ना चल रहा है बैंकों ये। का राष्ट्रीयकरण, सैनी जी, बैंकों कपिल का शर्मा का शो राष्ट्रीयकरण तोड़ना चल रहा श्रीमती है कि इंदिरा आप गांधी ने किया। जब मर्जी टपक जाओ बीच इन्होंने में। बैंकों को बेचने का काम किया है। चलिए 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 ये बैंक पे बोलने लायक लोग नहीं है। क्या करके आए हैं? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कांग्रेस ने। चलिए चौहान जी, जब और फाइनल 10 कमेटी रुपए में होगा उसमें जनधन खाते खुलते थे। पूरा कंटेंट आज आप ही जनधन दीजिएगा। खाते खोलकर इन्होंने ठीक चेक है का सैनी चार्ज जी, बढ़ाया, ठीक है सैनी जी, बैंक स्टेटमेंट का चार्ज बढ़ाया, ठीक है। पासबुक का चार्ज बढ़ा दिया। ठीक है सैनी जी, ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र शर्मा जी, मेरा सवाल ये है, देखिए सरकार का बजट तो आ गया, आकार बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बजट है। और 2023-24 के पिछले वर्ष के बजट की अगर हम बात करें तो विभागों की देखिए, कार्यस्थानी देखिए, पूरा डाटा मेरे पास है। बजट खर्च करने में तमाम विभाग फिसड्डी साबित हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो 1965 करोड़ का बजट था, और इस विभाग ने जो खर्च किया है 676 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पीडब्ल्यूडी का बजट था 1681 करोड़ का, ये बजट पास हुआ था, जिसमें खर्च हुआ है 775 करोड़। ऊर्जा विभाग में था 1194 करोड़, खर्च हुए 262 करोड़। शहरी विकास का 1116 करोड़, खर्च हुए 242 करोड़। आपदा प्रबंधन हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, उद्यान हो गया, समाज कल्याण हो गया। समाज कल्याण का 167 करोड़ था, 13 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो बताइए, समाज कल्याण जैसे ये पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विभाग, निर्माण विभाग, ये सिंचाई विभाग, ये तमाम जो विभाग हैं, ये जन सरोकारों के लिए हैं। इनके पास जो बजट आता है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आता है। अगर सरकार बहुत अच्छा बजट लेके आ जाती है, अगर कार्यपालिका उसे धरातल पर उतारेगी ही नहीं तो उस बजट का फायदा ही क्या? ये तो वही बात होगी, राशन आपके घर में रखा हुआ है, खाना आप बनाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली देखो, अगर आप इसको ठीक ढंग से एनालाइज करो तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे सिस्टम में है। हमारे देश में जो काम करने का जो सिस्टम है, अच्छा, एक विभागों बार का। रोकूंगा। आज मैंने इसी बाबत विधानसभा में विनोद चमोली जी विधायक जो हैं उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी कार्यपालिका है, इस सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा है, हाँ, सिस्टम। और इसी वजह से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, और इसीलिए मुझे इसका जवाब देना पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये हमारे सिस्टम का सुस्तीकरण है। इसको आप अगर इस तरीके से डिफाइन करें तो जो पैसा पूरा विभाग यूज़ नहीं कर पा रहा है, वो हमारे सिस्टम में खामियां हैं। खामियां इस प्रकार से है कि हमारे यहाँ जो कार्य करने का, काम होने का और काम करवाने का जो तरीका है, वो डायरेक्ट एक नेताओं के माध्यम से होता है। अगर किसी विभाग का नेता या मंत्री अगर किसी भी काम को, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधान करवा रहा है, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति करवा रहा है, उसको काम करने के लिए जो पैसा आवंटित करने की जो स्वीकृति है, वो जब तक नेता हामी नहीं भरता है, उस पर्टिकुलर विभाग का मंत्री या उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जो काम होने वाला है, तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ता है। जो ये सुस्तीकरण है, ये हमारे नेताओं में और नेता और जनता के बीच में जो समन्वय है, उसकी कमी के कारण होता है। ये देखिए,
आप इसमें अधिकारियों को दोषी नहीं ठहरा सकते। अधिकारी काम करेंगे अगर नेता डंडा करेगा। अगर नेता को चुन के इसीलिए भेजा गया है उस विभाग का, इसीलिए उसको राजनेता घोषित किया गया है, मंत्री उसको बना दिया गया है कि वो उनसे काम का ब्यौरा लें। लेकिन जब नेता ही खुद नहीं काम पहुंचाने के में वो करते हैं, टाल मटोल करते हैं काम को करने में, तो यहाँ देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी कमी क्या है। देखिए हमारे यहाँ आज भी पारदर्शिता नहीं है, कार्यों में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। ये सच्चाई है देश की, चाहे कितना ही भी कोशिश करे। देखिए देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं चाहेगा ये कि किसी भी विभाग में पारदर्शिता ना आए। हर प्रधानमंत्री ये चाहता है, प्रदेश का मुखिया भी यही चाहता है, उसी के लिए वो सिस्टम भी बनाना चाहता है। लेकिन फिर भी सिस्टम के अंदर इतनी खामियां होती है और जिसमें कि आप देखो, अगर मैं बीजेपी का आदमी हूं तभी मेरा काम होगा, अगर मैं कांग्रेस का आदमी बन के काम करवाने जाऊं मेरा काम बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारे देश की विडंबना है, ये सच्चाई है। अगर यहाँ पे यूकेडी प्रवक्ता मीनाक्षी गिल्डियाल जी ने कहा कि मेरा फलाना काम है, मेरे गांव के लिए सड़क बनानी है, तो इनका काम पहले इनसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी पार्टी से हैं, आप किसके आदमी हो, उसके बाद ही काम आगे बढ़ेगा। अगर इन्होंने कहा कि नहीं मैं सत्ताधारी पार्टी की व्यक्ति हूं और मेरा जुड़ाव इनसे है, तो ही काम में थोड़ी बहुत प्रगति दिखेगी। वरना मैं कह रहा हूं, अगर इन्होंने कह दिया मैं यूकेडी की प्रवक्ता हूं, मलाल है ये अपना काम करा के दिखा दे। तो फिर ये बजट ये सब तो ढोंग है। मैं तो मानता हूं ये सब चीजें सिस्टम नहीं है हम लोगों का, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं। देखिए मैं सरकार के ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा हूं कि आज की सरकार की ये कमियां हैं, ये हमारे सिस्टम को स्मूथ बनाना पड़ेगा सरकार को। एक जिस तरीके से अगर हम कई बातें, मैं आशीष सैनी जी की बात सुन रहा था कि हायर एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ पैसा नहीं आवंटित किया जा रहा है, जबकि विदेशों में बहुत अच्छे से पैसे दिया जा रहा है। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन विदेशों की और हमारी जो पॉलिसीज है उसमें यार यहाँ में तो जमीन आसमान का फर्क है, और ईमानदारी में भी फर्क है। हम लोगों के तो जीन में करप्शन है भाई, वहाँ नहीं है लोग ऐसे, वहाँ ईमानदार है, हॉनेस्ट है लोग। यानी कि वीरेंद्र शर्मा जी, बजट अगर छोटा भी हो, 100% अगर इम्प्लीमेंटेशन हो उसका, तो विकास नजर आता है। विकास होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, यही सवाल मेरा आपसे है। बजट बहुत बड़ा आ गया तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? यदि वो बजट धरातल पर उतरता ही नहीं, मान लीजिए इसका आधा बजट आता और संपूर्ण बजट जो है विकास कार्यों पर खर्च हो जाता, विभाग खर्च कर देते और ये बताते कि हमारा बजट 0 है, तब तो कहीं विकास नजर आता। क्या आपका क्या कुछ कहना है? उतना ज़्यादा घोटाले की संभावना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बजट के नाम पे जिस प्रकार से पैसों का आवंटन होता है, तो आप ये देखिए कि क्यों पूरा इनकम तो पूरी आ रही है, इनकम जो हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो राजस्व आ रहा है उसमें एक्सपेंडिचर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए कि जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी मिनिस्ट्री है, वो जो उसको जितना भी पैसा अलॉट हुआ है, अगर वो पूरा पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, लेकिन उसमें इनकम तो पूरी आ रही है, लेकिन वो जितने उसी लेवल तक पैसा खर्च पा रहा है जितना उसके ईडी के चक्कर ना काटने पड़े, वो जितना उसके अपने इस्तेमाल के लिए उसको इस्तेमाल कर पा रहा है, वो अपने और अपने लोगों के लिए। क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वीरेंद्र शर्मा जी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अगर मैं ये बात कहती तो फिर मुझ पे यही दोष आता कि ये तो हमसे हमेशा विरोध की बातें करते हैं और हमेशा राज्य के लिए गलत ही बोलते हैं, हमारे अच्छे कामों को नहीं गिनवाते। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि अगर देखिए, अगर राज्य का बजट है, राज्यवासियों के लिए बजट है, तो राज्यवासियों के, चाहे वो किसी भी दल से हो, आखिर आप सरकार तो पूरे राज्य के हैं, तो पूरे राज्य का कार्य आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि क्यों पूरा बजट इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। और एक दूसरी पॉइंट ये है कि हमारा जो उत्तराखंड का भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो इतनी कठिन है कि जो राज्य का जो सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो सारी योजनाओं को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और इसके लिए जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो पहाड़ तो चढ़ नहीं पाते हैं, उनको बहुत ठंड लगती है, उन्हें बड़ी कठिन परिस्थितियां लगती हैं वहाँ की, तो वो वहाँ पे जो भी बजट आ रहा है उस राज्य के लिए, उस
क्षेत्र के लिए वो पूरा वहां तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आप बड़ा बजट दिखा के अब फिर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उस बजट को इस्तेमाल तो करिए। आखिर जो हमारे राज्य की इनकम में अगर आप दिखा रहे हैं कि 10,000 करोड़ हमारी इनकम इस बार एक्स्ट्रा होगी, तो उस इनकम को खर्च करने के लिए राज्यवासियों को करिए तो सही। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम की एक बात आई थी अभी, कि पर कैपिटा इनकम जो है वो तो राज्य की बढ़ रही है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि एक होता है इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ किसी भी राज्य में। तो हमारा जो 70% जो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और हमारा जो 30% है वो शहरी क्षेत्र है। तो जहाँ यहाँ पे पर कैपिटा इनकम हमारा इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को दर्शा रहा है कि शहरी क्षेत्र में लोगों की इनकम जो बढ़ रही है वो बढ़ती चली जा रही है कुछ लोगों की, और जिन लोगों की इनकम कम है वो कम होती चली जा रही है। तो जो पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है वो बेसिकली टोटल जो राज्य की आय होती है उससे जनसंख्या को डिवाइड किया जाता है। तो इसमें अगर हम दोनों तरफ से निकाला जाए ना कि अर्बन में हमारी कितनी पर कैपिटा इनकम है और रूरल में हमारी कितनी पर कैपिटा इनकम है, तो आपको असलियत सामने नजर आ जाएगी कि कितना हम लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं। चलिए, और बजट की मुख्य बात ये भी रही, क्योंकि आज सदन के भीतर लोक निर्माण विभाग से जुड़े हुए तमाम प्रश्न जो है विधायकों ने पूछे और सत्ता पक्ष के विधायकों ने पूछे। मुन्ना सिंह चौहान ने पूछे, बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पूछे, सतपाल महाराज से पूछे, विपक्ष के विधायकों ने भी पूछा। सत्ता पक्ष के लोगों ने ये तक पूछ लिया कि साहब ये बताइए कि जो गड्ढा मुक्त सड़क है उसके लिए क्या परिभाषा है, कि कौन सी सड़क को गड्ढा मुक्त माना जाए और कौन सी सड़क को गड्ढा युक्त माना जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर मंत्री जी ने कहा है कि जवाब जल्द आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन आप इसमें लोक निर्माण विभाग के बजट को देखिए, 1681 करोड़ का बजट है और 775 करोड़ ही सिर्फ मात्र खर्च हो पाए हैं। तो निष्कर्ष यही है कि बजट आता है तो ठीक है, लेकिन संपूर्ण अगर खर्च हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा प्रदेश के लिए। अब फाइनल कमेंट का समय हो गया है। आशीष सैनी जी, क्या कुछ आपका निष्कर्ष कहता है, आपका फाइनल कमेंट क्या कुछ कहता है? देखिए, मैंने 2-3 बातें ही इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। नंबर एक बात कि जो बजट बढ़ाया जाता है वो राज्य सरकार की जो घोषणाएं हैं उसके अनुसार बढ़ाया जाता है। मैंने जो मुद्दे उठाए वो राज्य सरकार की घोषणाओं में शामिल थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर जिन घोषणाओं किया है उनका प्रावधान इस बजट में नहीं है, इसलिए मैंने अपनी आपत्ति की। दूसरा, अभी जैसे एक उदाहरण में जनधन खातों का उन्होंने दिया, तो जनधन खातों की जब हल्की सी हमने पड़ताल करनी शुरू की तो उसके पीछे भी एक घोटाला सामने आ गया। ऐसे आयुष्मान योजना को जो हमारा कार्ड दिया गया है, आयुष्मान कार्ड, बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो फर्जी बिल बनाकर लूट करने में लगे हुए हैं। वहां पर डॉक्टर भी नहीं है और बिना डॉक्टरों के ही वो अस्पताल चल रहे हैं। एक भी रजिस्टर्ड डॉक्टर वहां पर नहीं है और वो आयुष्मान अस्पताल चलाए जा रहे हैं। तमाम शिकायतें करने के बावजूद भी अधिकारियों में भ्रष्टाचार इतना भयंकर है कि कैसे बजट की लूट की जाए, केवल इस पर ध्यान है। दूसरा, राज्य का रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण साधन था खनन का सारा ठेका गुजरात की कंपनी को दे दिया गया। हमारा जो दूसरा जो इनकम का साधन है वो है धार्मिक पर्यटन का। धार्मिक पर्यटन की स्थिति आज ऐसी कर दी गई है कि यात्रियों को कोई सुविधा के नाम पर एक टीन शेड तक भी नहीं लगाया है। समीप में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने अपने राज्य में यात्री शेड बनाए हैं ताकि यात्री वहां बारिश में, धूप में, किसी भी परिस्थिति में वहां पर रुक सकता है। उत्तराखंड में पूरी धार्मिक पर्यटन यात्रा होने के बावजूद भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। यानी पर्यटन, पलायन और ऐसे अनेक विषयों पर, क्योंकि जो भाषणों के हिस्से रहे हैं उसके लिए बजट के प्रावधान नहीं है, तो बजट एकदम केवल कागजी बजट है। ठीक है। सत्यवीर सिंह चौहान, आपका फाइनल कमेंट। रोहित जी, बहुत ही अच्छा बजट है। मैंने आपको शुरू में भी कहा, नारी के लिए बजट है, युवा के लिए बजट है, अन्नदाता के लिए बजट है, गरीब के लिए बजट है, और ये विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के बढ़ते हुए कदम की एक छाप है। और जिनको नकारात्मक में जिनकी हमेशा राजनीति रही है उनको नहीं लगेगा कि 9 लाख से अधिक व्यक्ति आज गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए हैं। उनको नहीं समझ में आएगा जो साहूकारों की बेड़ियों में बंधे हुए होते थे उनको फ्री में चिकित्सा देने का काम किया। उनको समझ में नहीं आएगा कि औरंगजेब और मैकाले की जैसी जो शिक्षा नीति थी उस शिक्षा नीति से बाहर लाया। आज भारत की अपनी शिक्षा नीति है। उनको नहीं समझ में आएगा जो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर होती थी, एक आर्थिक प्रधानमंत्री। भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनके की नोटों के ऊपर भी साइन होते थे, उन्होंने ऐसी ऐसी दुर्गति इस भारत की आर्थिक दृष्टि से कर दी थी। और एक गरीब माँ का बेटा आता है और वो 5वें नंबर पर ला के खड़ा करता है। और उस दिशा में आज उत्तराखंड जिस स्थिति से आगे बढ़ रहा है, मैंने पहले ही कहा आपको
ना हमने कभी भी उत्तराखंड के अंदर ना पठारवाद किया, ना कभी हमने पहाड़वाद किया। इसका बीज भी बोया तो कांग्रेस की सरकार ने बोया। हमारा जो 2017 और 2022 का जो हमारे जो परिणाम आते हैं, हमारे विकास के आधार पर और सभी को समान दृष्टि से आगे लेके चलने के कारण ये आता है। और यही नहीं, उसके बाद तमाम ये चुनाव होते हैं। मैं आपको इस लाइन के साथ खत्म कर देना चाहता हूं रोहित जी, जो बीच में चुनाव होते हैं वो एक लिटमस टेस्ट की तरह होता है किसी भी पार्टी के लिए कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। जिन वादों और संकल्पों को हम जनता के बीच में जाके बोला था, वो उसको हम प्रणीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो जो चाहे आपका हरिद्वार का चुनाव, चाहे आपका बागेश्वर का चुनाव, चाहे आपका गोपेश्वर का उपचुनाव हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का चुनाव, उससे ये स्पष्ट रूप से दिखता है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर जिस संकल्पों के साथ आई थी, वो संकल्प 100% पूर्ण होकर आ रहे हैं। चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे धर्मांतरण कानून हो, चाहे अतिक्रमण और अवैध रूप से जो कब्जाई हुई जमीनें हैं उन पे ऊपर सरकार की निगाहें जिस प्रकार से चल रही है, जिस प्रकार से उनको वापस लिया जा रहा है, ये दिखाता है कि उत्तराखंड में जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो सभी को साथ लेके चल रही है। ठीक है शर्मा जी, मैं आपके पास लास्ट में आऊंगा। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, चुनाव की जो ये बातें कर रहे हैं, इसी के लिए तो पैसा कलेक्ट किया जाता है। आप देखिए कि एक एक चुनाव को, विधानसभा की चुनाव में जब 5-5 करोड़ रुपए लगेंगे, तो सोचिए कि क्या रिजल्ट होगा उस चुनाव का। क्योंकि एक जो आम, एक सही जो व्यक्ति होता है, वो तो उस चुनाव को लड़ ही नहीं पाता है। और दूसरी बात, अगर आप महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो महिलाओं के लिए बजट इस प्रकार से बनाइए कि वो अर्थव्यवस्था में भागीदारी दें, ना कि फ्रीबीज बांट के आप उनको, उनका कोई भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने लायक बनाइए। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जो बेफालतू के जो खर्चे हैं, उन पे भी लगाम लगाने की सरकार को बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमने पिछले भी कई न्यूज़ में देखा था कि सरकारी वाहन जो है वो खरीद के डंप किए जा रहे थे। क्योंकि ये न्यूज़ आई थी कि पूरे नए के नए वाहन डंप पड़े थे, लेकिन दोबारा से वाहन जो है सरकार द्वारा खरीदे गए थे। तो इस तरह का फिजूल खर्ची भी सरकार बंद करे, तभी ये जो राज्य है वो तरक्की की तरफ बढ़ेगा। और तरक्की होगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब तरक्की नहीं हो रही है और सिर्फ बातें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली जो है विपक्ष बोलेगा। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी। देखिए, सरकार को इस विजनरी बजट के लिए शुभकामनाएं हैं, परंतु मेरा कहना यह है कि चार्टशीट पे नज़र होनी चाहिए सरकार की, और यूटिलाइजेशन पैसे का ठीक ढंग से होना चाहिए, और उसको विभागों के ऊपर देखरेख होनी चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, और वो विभागीय जो मंत्री होते हैं उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, उनकी नज़र होनी चाहिए, अधिकारियों पे भी नज़र होनी चाहिए, और किसी भी तरीके से 1 रुपए का भी बंदरबाट ना हो। इस प्रकार के कार्य सरकारों को समय समय पर करते रहने चाहिए। और बाकी थैंक यू। चलिए, तो कुल मिलाकर यही लबोलवाब इस डिबेट में निकला है कि खर्च समय पर अगर करें तो चीज़ें धरातल पर उतरेंगी। सतवीर चौहान जी, आशीष चैनी जी, वीरेंद्र शर्मा जी, मीनाक्षी गिल्डियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप चर्चा में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर 89,230 करोड़ का ये बजट है। सरकार ऐतिहासिक बता रही है। पिछले वर्ष की तुलना की अगर हम बात करें तो 15.27% अधिक है इस बजट में। लेकिन जो लबोलवाब इस डिबेट का निकला है वो ये है कि बजट छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर 100% धरातल पर उतरता है तो वो बजट कहीं ना कहीं अपने साथ न्याय करता है, जनता के साथ न्याय करता है, विकास कार्यों के साथ न्याय करता है। और बजट आप कितना भी बड़ा लेकर आ जाइए और खर्च करने में अगर ढिलाई बरतेंगे तो जनता तक विकास कैसे पहुंचेगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।